हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का दिन है 4 जुलाई का और कल हम स्टार्ट करने वाले थे अपना केमिस्ट्री की सीरीज, पर कल किसी कारणवश जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको उस चीज़ से अवगत कराया कि एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो आज 4 जुलाई को आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चलने वाली है नीट 2025 के लिए। उसका आज पहला लेक्चर होने वाला है। तो आपको पता है हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आपके मन में भी कुछ डाउट होंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो हमारे दिमाग में रहते हैं कि अगर मैं ये पूरी सीरीज कर लेता हूँ तो मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे, इस सीरीज में आप एनसीईआरटी कवर करोगे कि नहीं करोगे, किस लेवल के क्वेश्चंस कराओगे, कितने क्वेश्चंस कराओगे। तो इसका आंसर मैं आपको ना देने के बजाय आपको इतना बोलना चाहूँगा कि आप 3-4 लेक्चर करके देखिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज लेक्चर हम करने वाले हैं, जो लगभग 1.5 घंटे का रहने वाला है, वो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं पूरी सीक्वेंस एनसीईआरटी की ही फॉलो करूंगा। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम शुरू करेंगे क्योंकि अपने को पता है एनसीईआरटी अगर मैंने अच्छे से कर ली तो एनसीईआरटी में से पूरे 180 में से 180 नंबर आ सकते हैं। क्योंकि पूरा पेपर कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। ये अपने प्रीवियस ईयर में आपने अगर पेपर दिया होगा या फिर अपने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको पता है सारे के सारे क्वेश्चंस एनटीए कहाँ से पूछता है, एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अपने को पता है। ठीक है, हमको पता रहता है आंसर कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से आने, एनसीईआरटी से आने, फिर भी हम एनसीईआरटी को नहीं करते हैं या फिर उस लेवल की नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी तो हम एनसीईआरटी से कर लेते हैं अच्छी से। ठीक है, पर वो सभी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, पर दिक्कत आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लेक्चर्स देख लेते हैं टीचरों का, टीचर अपने जो पुराने लेक्चर्स हैं वही पढ़ाते जा रहे हैं। एनसीईआरटी से कुछ कुछ अगर इंक्लूड करा दिया तो करा दिया, पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन की इंपॉर्टेंस हमको पता होनी चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल लेटेस्ट आप ट्रेंड देखोगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं नीट जैसे एग्जाम में। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं जब आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड कराऊंगा, ताकि आप में से कोई अगर जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहा होगा तो वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, कोरिलेट कर सकता है और उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और आप पूरे अच्छे से पूरे जोश के साथ इस 1.5 घंटे मेरा साथ दो। आपको मैं उम्मीद और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 1.5 घंटे बाद जब आप खड़े उठोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस साल की केमिस्ट्री में मैं फोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ, तो मैं आपको इतना सा बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। आपको बस 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल जाता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो। ठीक है सर, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। कौन कौन ये 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं अपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर हैं उनके पास गया और मैं उनके सामने हाथ जोड़ दिए कि सर आपके पास तो 118 एलिमेंट्स हैं, आप मुझे प्लीज सिर्फ 2 दे दो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वाले सर ने सोचा कि मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 2 दे भी देता हूं तो मेरा तो कोई घाटा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे दोनों दे दिए और मैं दोनों एलिमेंट्स लेके घर पे आ गया। घर पे मैंने देख रहा हूं कि, और मैं खुश हो रहा हूं कि मेरे को पता है ना अंदर से कि मैं जो 2 एलिमेंट्स लेके आया हूं वो 2 एलिमेंट्स बाकी के 116 एलिमेंट्स थे भारी पड़ने वाले हैं। वो 2 एलिमेंट्स थे कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और इनको मैंने जोड़ दिया तो बना दिया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मुझे पता है इसमें क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैं
एक एक महीने में उस इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर के पास मैं वापस जाता रहा और उनसे एक एक करके एक एक और एलिमेंट्स मांगता रहा। तो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन तो पहले ले लिए थे, बाकी मैंने 4-5 और एलिमेंट्स लेते रहा मैं उनसे। वो 4-5 और एलिमेंट्स कौन कौन हो गए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हैलोजेंस हो गए, ठीक है, सल्फर हो गया अपना। तो ये 4-5 एलिमेंट्स और भी इंक्लूड होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो हाइड्रोकार्बन आ गया और इसमें कभी नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, कभी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कभी सल्फर जुड़ जाएगा, कभी हैलोजेंस जुड़ जाएंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मतलब कुल मिला के 5 से 6 एलिमेंट्स हैं या फिर 7 एलिमेंट्स बोलो, इनको मिला के ही कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी अपनी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ठीक है, तो ये लिखा मैंने जीओसी। ये जीओसी मैंने हेडिंग डाल दी, यस सर डाल दी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वेयर वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, बात खत्म। ठीक है, और इनमें कभी नाइट्रोजन लग गया, कभी इनमें हेलोजन लग गया, कभी सल्फर लग गया। ठीक है, 4-5 एलिमेंट्स और इन पे लग जाते हैं ना, किन पे? हाइड्रोकार्बन पे, तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब मैंने हाइड्रोकार्बन पकड़ा और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पकड़े, इन दोनों की स्टडी करनी है मुझे, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन होंगे या फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गए। इसमें कौन कौन जुड़ जाएगा? देखो जैसे नाइट्रोजन जुड़ गया कभी हाइड्रोकार्बन के साथ, कभी हेलोजन जुड़ गया, कभी सल्फर जुड़ गया, कभी ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ये अपने क्या कहलाएंगे फिर? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये बात है कब की? 1780 की, मतलब 1780 की ये बात है। मतलब इतनी पुरानी बात है ये। मतलब उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक उन्होंने रख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये किस बेसिस पे बांटा उन्होंने? उन्होंने बांटा ये सोर्स, कहां से ये ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाएंगे तो उन्होंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूंगा। अगर उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए गए तो उन्होंने इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 1780 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कंपाउंड्स थे उनको दो पार्ट में बांटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया, और अगर नॉन लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, जैसे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, लिपिड्स ले रहा हूँ। देखो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है मेरे को? सर ये आलू में मिलता है। आलू तो प्लांट से मिलते हैं ना, तो प्लांट्स क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, प्रोटीन मुझे कहां से मिलता है? अंडों से मिलता है। अंडे किसने दिए? मुर्गी ने दिए। मुर्गी तो लिविंग है ना, तो ये भी लिविंग से मिल रहा है। लिपिड्स, लिपिड्स मुझे कहां मिलता है? घी में मिलता है। घी मुझे कहां से मिला? गाय से मिला। गाय क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी लिविंग से मिल रहा है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड्स हमको कहां से मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, उनको मैंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये 1780 की बात खत्म हो गई, साइंटिस्टों ने ये बात बोली थी। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बात आ गई अब कब की? 1809 की। ठीक है, 1809 की। एक साइंटिस्ट आया बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट आया, कौन? बर्जीलियस। ठीक है, उसने क्या बोला, जो यहां 1780 में जो बात हो रही थी ना, उसी बात को उसने बोल दिया, उसी बात को उसने बोल दिया और एक थ्योरी दे दी कि उसने बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हुए जो कहां से सिंथेसिस होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या इसने कोई नई बात बोली? नहीं। अरे बोलना भाई, क्या इसने कोई नई बात बोली? नहीं बोली भाई, ये बात तो पहले से 1780 में बोल चुके थे वो, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। उसी बात को इसने बोल दिया और एक थ्योरी दे दी कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
वो कंपाउंड्स हुए जो कहां से सिंथेसिस हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये लिख दिया मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसिस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसने बोल दिया। मतलब इसका मतलब ये है, इसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं लैब में बना नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं कहां से उसको सिंथेसिस कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ठीक है। तो इसने इसको बोला वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसको वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों बोला जाता है, ये देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसको वाइटल फोर्स थ्योरी इसलिए बोला जाता है, वाइटल फोर्स का मतलब होता है देवीय शक्ति, देवीय शक्ति मतलब गॉड पावर। ठीक है, इसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ गॉड या मतलब सॉरी गॉड वाली शक्ति है, गॉड की पावर है किसके पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, कि वो सिंथेसिस करा पा रहे हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसलिए इस थ्योरी को इसने बोल दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो पहली बात, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, सर बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस ने अपने वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला, उसने बोला सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहां से सिंथेसिस हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये बर्जीलियस की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आया साल 1828। ये मैंने खुद से नहीं लिखे हुए, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1828 में कौन सा साइंटिस्ट आ गया सर, अब आया एफ वोलर। ठीक है, एफ वोलर। ठीक है, तो अभी तक तो बात क्या चलते आ रही थी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कराना है तो कहां से करा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, पर देखो अब यहां पे क्या हुआ ना, यूरिया कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसका सिंथेसिस यहां पे काई से हो गया, अमोनियम साइनेट से, NH4CNO, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे यहाँ पे तो चमत्कार हो गया मेरे भाई। अभी तक तो बर्जीलियस बोलते आ रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हो गया। मतलब यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लैब में हो गया। जब मैंने अमोनियम साइनेट को, ये अमोनियम साइनेट है, इसको जब मैंने हीट किया तो मेरा क्या बना, यूरिया बना, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से बनाया इसने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लैब में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसने जो बर्जीलियस की वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको तो इसने डिस्प्रूव कर दिया, उसने इसमें ठप्पा मार दिया कि भाई जो बर्जीलियस बोल रहा था आज तक लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपने हैं लैब में भी सिंथेसिस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो इसने मैं बोल दूं जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जीलियस जो आजकल झूठ बोलते आ रहा था जो इतने सालों से, उसको इसने पर्दाफाश किया उसका, और उसने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। किसने, एफ वोलर ने। ठीक है, तो एफ वोलर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नई दिशा दिखा दी कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसिस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया कहीं ना कहीं पैरामीटर्स, नया दिशाएं, नए डायरेक्शंस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल चेंज होने वाला था। क्योंकि अब आज तक तो लोग कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही करा रहे थे। अब उनके पास एक सोचने का तरीका उनको मिल गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी कराया जा सकता है। तो इसने नया डायरेक्शन दिखा दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एफ वोलर ने। तो मैं इसको बोल दूं क्या, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है सर, एफ वोलर है। ठीक है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन हुआ, एफ वोलर हो गया। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, पीएचडी नहीं करा रहा हूं तुमको। एनसीईआरटी अगर खोलोगे ना तो पहला पन्ना जो पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा वही मैंने पूरा समझा दिया आपको, बिल्कुल। ठीक है, और देखो अब जो एफ वोलर है उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करा दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, अब जब एक बार कोई चीज हो जाती है ना तो उसके बाद पूरी मतलब भीड़ चलने लग जाती है। और साइंटिस्ट आए उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कराना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1945 में एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस करा दिया। 1856 में आया, उसने मीथेन का करा दिया। ठीक है, तो जो 1845 में आया था उसका नाम था, एक सेकंड, कोल्बे साइंटिस्ट ने
एसिटिक एसिड ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका सिंथेसिस कहां से हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो 1845 में एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जो कहां से बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। ठीक है, तो वो एसिटिक एसिड था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1856 में, इसका नाम है बर्थिलॉट। क्या है, बर्थिलॉट। ठीक है, तो बर्थिलॉट ये जो साइंटिस्ट है, इसने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया CH4। कहां से बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बनाया था, एफ वोलर ने बनाया। उसके बाद किसने बनाया, कोलबे ने बनाया। फिर किसने बनाया, बर्थिलॉट ने बनाया। सबसे पहला मैं बोल दूं क्या, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस्ड इन लैब। लैब में जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुआ, वो मैं बोल दूं क्या, कौन होगा सर, ये तो यूरिया हुआ ना। फर्स्ट तो यूरिया ही था। ठीक है, फिर मैं बोलूं अगर सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस्ड इन लैब, मैं बोलूंगा सर एसिटिक एसिड। फिर बोलेंगे थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस्ड इन लैब, मैं बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा, मीथेन CH4। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी मैंने पूरी अच्छे से चाटवा दिया आपको। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि सारी बातें क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर मेरे दिमाग में घुस चुकी हैं कि जो भी सर ने पढ़ाया वो पूरा मुझे पैराग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है। अब देखो, मॉडर्न शेप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न शेप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस थ्योरी से हुई है, याद रखना इसको अपने को फिलहाल ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, एनसीईआरटी की जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है। ठीक है, मॉडर्न शेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडर्न शेप किसने दिया, कौन सी थ्योरी ने दिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, ये तो जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है, तो उसमें हम उसको जानेंगे। फिलहाल अपने को ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडर्न शेप किसने दिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ अपना समझ में आया अपने को। ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखो कि अगर मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको कराना की कोशिश करूं, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर बनाया, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी भाई, अरे सर ये तो बर्जीलियस ने दी थी, मैंने मार दिया बर्जीलियस। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन आया मेरे सामने, which of the following compound is the first synthesized organic compound and scientist who discovered it। मतलब ये पूछ रहा है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कौन हुआ, जो कहां से सिंथेसिस हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वो कहीं ना कहीं कौन होगा, कौन होगा वो होगा यूरिया। ठीक है, और इसका साइंटिस्ट भी अपने को पता है, साइंटिस्ट कौन था इसका, एफ वोलर। ठीक है, तो ये यूरिया मैंने टिक मारा एंड एफ वोलर सामने पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने करा दिए। ये एक सिंपल सा थ्योरेटिकल पैराग्राफ था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस टफ तो बनने वाले नहीं है। अगर मैंने पढ़ लिया, एक बार भी पढ़ लिया, तो वो क्वेश्चंस कभी भी मेरे को पूछे जाए तो वो टिक तो मैं मारने वाला हूँ। ठीक है, जो ये डेट है, ये डेट नहीं पूछने वाला है एनसीईआरटी। डेट में ज्यादा ध्यान मत देना, बस साइंटिस्ट के नाम, उनकी थ्योरी, उन्होंने क्या क्या बोला था, किसने उसको डिस्प्रूव किया, और कौन कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कराए, वो सारे अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आपको यहाँ पे तक समझ में आ रहा है तो आगे भी आएगा। अब हम आगे करते हैं। एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी हम पढ़ेंगे एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम शेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा सर, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जो ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, इसको अपन बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है या फिर मैं बोलूं कार्बन की टेंडेंसी है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने की, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटिनेशन पावर बोलते हैं कार्बन की। ठीक है, कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं।
अब देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड रखना है? सिंगल बॉन्ड रखना है। रुको एक सेकेंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रखना है। यस सर। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रखना है। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखना है। कार्बन एंड हेलोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड रखना है। ठीक है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल भी हो सकता है, एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल भी हो सकता है। अगर सिंगल हुआ तो कहीं ना कहीं उसको एन बोलते हैं, अगर डबल हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? ईन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए किस किस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, अब ये क्या होता है sp, ये अभी पता लगेगा, पर फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि अगर sp हुआ तो उसका शेप होगा लीनियर। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आएगा मेरा sp2 तो उसका शेप होएगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, एंड अगर हाइब्रिडेशन आएगा मेरा sp3 तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये 3 शेप अपने को ध्यान रखने हैं। अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो लीनियर शेप बोलूंगा, अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो ट्राइगोनल प्लानर शेप बोलूंगा, और अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रल। ठीक है सर, अब देखो, ठीक है, ये 3 अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे देखो मैं आपको कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कैटिनेशन, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो मेरे को पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो एक कार्बन है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं, तो चारों सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो बीच में कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 1 2 3 4, मतलब कार्बन ने टेट्रावैलेंसी शो कर दी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो कार्बन है, बीच में कार्बन रखा, अब देखो कार्बन कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 देखो इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिए, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही तो बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना दिए। तो एक चौथा बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो चौथा किसके साथ बना देगा? हेलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। और मेरे को पता है कि कार्बन हेलोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन की वापस से टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे CH2Cl2, तो कार्बन है बीच में। ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर? 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो 2 तो देखो ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और 2 किसके साथ बना रहा है? क्लोरीन के साथ। तो सिंपल लगा देना है, 2 क्लोरीन के साथ लगा दिया, 2 मैंने हाइड्रोजन बना दिए। मेरे को पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन एंड हेलोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस कार्बन की भी देखो टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड इसने बना दिए, टेट्रावैलेंसी शो कर दी। अब देखो, अब इस कार्बन की, अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो पहले मैं लेफ्ट वाला कार्बन ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कार्बन है, उसके कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? उस पर 3 लगे हुए हैं, 1 2 3, तो तीनों मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिए। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है। ठीक है सर, अब एक और बॉन्ड बनाएगा, तो वो किसके साथ बनाएगा? इधर क्या है? CN है, CN। अब मेरे को पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ध्यान से देखो, एक सेकेंड, तभी देखो इस कार्बन की बात करो तो 1 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। इस कार्बन के लिए यहाँ पे 3, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने थे ना, तभी तो यहाँ पे 3 लगाने पड़े, और 1 बॉन्ड इधर से हो गया और 3 इधर से। ठीक है, तो दोनों कार्बन है, और दोनों क्या क्या शो कर रहे हैं? टेट्रावैलेंसी शो कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है सर, अब देखो, अब उसके बाद HCN है जैसे। ठीक है, तो बीच में कार्बन है, कार्बन को मैंने पकड़ा, ये कार्बन रखा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर? 4 बनाता है। तो अपने को पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 बनाएगा, तो उसको 3 किसके साथ बनाने पड़ेंगे? नाइट्रोजन के साथ। तो मुझे ये बात भी पता है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन 1 बॉन्ड ही बनाता है, सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। तो कार्बन की यहाँ पे भी वापस से क्या हो गई? टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, 3 इसने इधर बना दिए, 1 इधर बना दिया। ठीक है सर, तो ये अपने को समझ में आ गया कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होती है।
इसका सिंपल सी भाषा में यही मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो आगे जुगाड़ देखो अपना। ठीक है, जुगाड़ देखो अपना, अब ध्यान से देखो। अगर कार्बन पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर कार्बन पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, मैंने बोल देना सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, कार्बन पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दूंगा मैं, सारी sp3 बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन था वो। ठीक है, अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, कोई एक कार्बन है, ठीक है, उसके पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने सीधा बोल देना है सर ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ठीक है, ठीक है, तो sp3 हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, अब देखो कोई एक कार्बन है, कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर मैं बात करूं किसी कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दो डबल बॉन्ड हो, दोनों की केस में हाइब्रिडेशन उस कार्बन की हो जाएगी sp। ठीक है, क्या हो जाएगी, sp। तो ये मैंने हाइब्रिडेशन आपको बता दिया कि कब कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp3 कब होगी, जब कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। sp2 कब होगी, जब कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड पाया गया। और sp हाइब्रिडेशन कब होगी कार्बन की, जब या फिर उस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया या फिर दो डबल बॉन्ड पाए गए। ठीक है, अब इनकी अपने को, ये तो हाइब्रिडेशन हो गया, इनका शेप भी अपने को पता है, अभी मैंने बताया था। sp3 मैंने क्या बोला था, टेट्राहेड्रल। sp2 में मैंने क्या बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर। sp में मैंने क्या बताया था सर, लीनियर बताया था आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें मैं ये सारा कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, सारा कवर करा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन के पास एक बॉन्ड तो ये दिख रहा है इधर से। ठीक है, बाकी के तीन बॉन्ड कहाँ गए सर, ये जो तीन हाइड्रोजन के साथ है ना, वो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है उसने, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, इसको मैंने कहीं पे कंडेंस करके लिखा हुआ है ना, इसलिए ये तीन बॉन्ड दिख नहीं रहे। पर मेरे को ये तो पता है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, तो तीन इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, मतलब इस कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास पाए गए तो उस कार्बन को मैं sp3 हाइब्रिडाइज नहीं बोलूंगा क्या, अरे भाई बोल ना, sp3 हाइब्रिडाइज बोलूंगा ना। ठीक है, तो इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड थे, मैंने sp3 बोल दिया। इस कार्बन के पास भी देखो एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, और दो हाइड्रोजन के साथ हैं, इसके पास भी सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको भी मैं sp3 बोल दूंगा। अब इस कार्बन के पास देखो, इसके पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको sp2 बोल दिया। इस कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड पाए गए, एक तो राइट तरफ से और एक लेफ्ट तरफ से, इसको मैंने सर sp बोल दिया। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पाया गया लेफ्ट साइड से, मैंने इसको sp2 बोल दिया। इस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको sp बोल दिया। इस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको sp बोल दिया। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको sp2 बोल दिया। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको sp2 बोल दिया। इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड पाए गए, मैंने इसको sp3 बोल दिया। तो सारे हाइब्रिडेशन मैंने एक क्वेश्चन से पूरे आपको करा दिए। ठीक है, कि कब अपने को क्या बोलना है। अगर मेरे को ये क्लियरिटी मेरे दिमाग में है तो मैं ये वाले क्वेश्चंस कर लूंगा, हाइब्रिडेशन वाले क्वेश्चंस कर लूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो ओ नीट वालों AIPMT 2008 में क्या क्वेश्चन आया, इन द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इन्होंने पूछा द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, कौन सा, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, मतलब इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की क्या बतानी है अपने को, हाइब्रिडेशन बतानी है। ठीक है, ओ मेरे भाई कार्बन के पास लेफ्ट साइड देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, सीधा मैंने देखते ही बोल दिया सर ये sp कार्बन है। ओ मेरे भाई कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, कहीं ना तो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, मैंने बोल दिया सर ये sp3 है। ओ मेरे भाई कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पाया गया राइट साइड देखो, ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैंने बोल दिया सर sp2। ठीक है, तो एक वाला तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा sp, 3 वाला क्या है sp3, और 5 वाला क्या है अपना sp2। तो आंसर देखो sp sp3 sp2, sp sp3 sp2, तो ऑप्शन नंबर 4 में मारूंगा कि नहीं मारूंगा, मारूंगा सर। ठीक है, ओ मेरे भाई ओ नीट वालों, नीट 2016 में क्या क्वेश्चन आया, ये इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
कार्ब एनायन, एनायन मतलब ये वाला कार्बन जिसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, उसका क्या बताना है अपने को, हाइब्रिडेशन बताना है। अब देखो भाई सर उसके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, मैंने उसको sp बोल दिया क्या, मैंने sp मार दिया क्या, ठीक है। आगे बढ़ो। ओ नीट वालों, नीट 2018 में वापस यही क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने बोला कि लेफ्ट से राइट अपने को जाना है तो अपने को ये वाली सीक्वेंस आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहा हूँ, 1 नंबर देख रहा हूँ, पहला वाला कार्बन उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था तो sp होगा, ठीक है। तो ये तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि पहला sp2 होना चाहिए था ना, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला। दूसरा वाला देख रहा हूं मैं, जो पहला कार्बन है उसके देखो राइट साइड डबल बॉन्ड है, मतलब इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि देखो पहला sp2 है, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन देखा, दूसरे कार्बन के लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड है तो वापस वो sp2 होगा, ठीक है। फिर तीसरा कार्बन देखा, तीसरे कार्बन के राइट साइड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब वो sp होगा। चौथा कार्बन देखा, चौथा कार्बन के लेफ्ट साइड ट्रिपल बॉन्ड है, बोला वो sp होगा। तो देखो सीक्वेंस मैच हो गई ना, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा था sp2 sp2 sp sp, वो मुझे ऑप्शन नंबर 2 में मिल गई, तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 को टिक मार दिया। ओ नीट वालों, नीट 2016 में वापस क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। सर प्लानर 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 मतलब ट्रायगोनल प्लानर, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होने चाहिए सारे। सर देखो ये कार्बन है, ये जो कोपचे होते हैं ना कार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें देखो हर एक कार्बन के पास एक ना एक डबल बॉन्ड है। तो मैंने बोला था आपको कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैं उसको कहीं ना कहीं क्या बोलूंगा, sp2 बोलूंगा, और sp2 को मतलब ट्रायगोनल प्लानर। तो यहाँ पे प्लानर ही चाहिए था अपने को, मतलब सारे sp2 वाले चाहिए थे। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। ओ नीट वालों, री नीट 2022 में वापस वही क्वेश्चन पूछ दिया, C1 एंड C2 का हाइब्रिडेशन बताओ, C1 एंड C2 का हाइब्रिडेशन बताओ, ठीक है। तो ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। तो C1 एंड C2 का क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। तो C1 एंड C2 का हाइब्रिडेशन निकालना है, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। तो देखो कार्बन है, ये क्या है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने बता दिया। और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है, यू, उधर CH, ऐसा है ये, ठीक है। इसी को मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। ये पहले वाला कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने इसको बोल दिया सर ये sp2 है। दूसरा वाला कार्बन है उसमें भी एक डबल बॉन्ड पाया गया, मैंने उसको बोल दिया वो भी sp2 है। तो मतलब इसमें दोनों के दोनों कहीं ना कहीं क्या आ रहे हैं, sp2 आ रहे हैं। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नया क्वेश्चन, सर ये तो जेई मेंस में आया हुआ है। ओ जेई मेंस वालों देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द फॉलोइंग ए बी और सी, ये ए बी सी दिख रहे हैं ना, उनका अपने को हाइब्रिडेशन निकालना है। सर ए वाला देखो, ए वाले में सारे इस कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका कहीं ना कहीं हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। बी का देखो, बी के पास एक डबल बॉन्ड है लेफ्ट साइड, इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। सी को देखो, सी के पास एक डबल बॉन्ड है, उसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। तो sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी अपना आ जाएगा। वापस से जेई मेंस में क्वेश्चन आया, ओ जेई मेंस वालों वापस देखो इधर, 1 2 3 4 इन कार्बन के क्या निकालना है अपने को, हाइब्रिडेशन निकालना है। एक वाला कार्बन, एक वाला कार्बन उसके पास देखो राइट साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, sp2 बोल दूंगा। 2 वाला कार्बन, सर इसके पास तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, सर ये तो sp होगा, ठीक है। 3 वाला कार्बन, सर कार्बन के पास लेफ्ट साइड देखो एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर sp2 होगा। चौथा नंबर कार्बन, सर कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, सर ये तो sp3 होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा sp2 sp sp2 sp3 sp2 sp sp2 sp3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया, ये थोड़ा इन्होंने घुमा के पूछ दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट, कौन, CO2। अब देखो CO2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में मैंने आपको बताया था कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब ये कौन कौन सा कार्बन है, सर ये तो sp कार्बन है। sp को तो मैं सर आइन बोलता हूं ना, आइन। देखो सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, मतलब आइन। आइन ढूंढना है अपने को, आइन तो सर यहां दिख गया, तो मैंने मार दिया इथाइन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब जितना ज्यादा एस बढ़ेगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब ध्यान से देखो, एक मेरे पास sp है, एक मेरे पास sp2 है, एक मेरे पास sp3 है, ठीक है। अब देखो इसमें एक s है और एक p है, मतलब s कितना है इसमें 50% है ना, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका कितना है 50%। अब इसमें देखो एक s है और दो p है, मतलब इसमें परसेंटेज एक्स कैरेक्टर कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऐसा और तीन पी है, तो इसमें परसेंटेज एक्स कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे परसेंटेज एक्स कैरेक्टर घट रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी एसपी की, फिर किसकी होगी sp2 की, फिर सबसे कम किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की होती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 8.2 सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ए लेते हैं, इसमें कहना है CH3Cl। अब देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और कार्बन एंड हेलोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक Cl लग गया। तो देखो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो गई, ठीक है। अब देखो ये कार्बन जो है ना इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है। सर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, मैंने इसकी हाइब्रिडेशन sp3 बता दी, सिंपल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या है CH3 ट्वाइस CO, ठीक है। CO कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये तो मैंने पहले लिख दिया CO, ठीक है। अब देखो कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई, अब इसको 2 और चाहिए, तो 2 देखो क्या लग रहे हैं इसमें 2 CH3 लगे हुए मेरे भाई, 2 CH3 ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब जो ये बीच का कार्बन है ना इसके पास एक डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी सर sp2 हो जाएगी, ठीक है सर। फिर तीसरा है CH3CN। अपने को पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन है तो तीनों मैंने बना दिए, और कार्बन एंड और एक और इसको चाहिए तो इधर क्या लगाना है अपने को CN लगाना होगा। C और N के बीच में वैसे कौन सा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3 हो जाएगी क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, पर इस कार्बन की कौन सी हो जाएगी sp हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर उसके बाद चौथा कौन सा हो गया HCONH2, HCONH2। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा होता है सिंगल होता है, तो इधर लगा दिया मैंने NH2। तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी सर sp2 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद E लास्ट वाला क्या है CH3CH CN, सॉरी एक सेकेंड, CH3CH डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, मैं बोल दूंगा सर sp3। इस कार्बन के पास एक राइट साइड देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा सर sp2। इस कार्बन के पास देखो लेफ्ट साइड एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बोल दूंगा sp2। इस कार्बन के पास देखो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गए। अब एक और सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब एक तो इसका हाइब्रिडेशन बताना है और एक उसका शेप भी बताना है, ठीक है। तो पहले ए आएगा H2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, 2 कितने हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। हमेशा आप देख रहे होगे ना कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, और इस टेंडेंसी को मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था सर कैटिनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन बताना है, एक डबल बॉन्ड है बोल दूंगा सर sp2, और sp2 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं अपन ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, ये क्या है CH3F। अब देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सर सिंगल बॉन्ड होता है, ये बना दिया मैंने। एंड कार्बन एंड हेलोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, और एक फ्लोरीन के साथ ये बना रहा है। देखो कार्बन की वापस टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, मैंने बोल दिया sp3, और sp3 को मैं बोलता हूँ टेट्राहेड्रल। उसके बाद देखो C आया, C क्या HC ट्रिपल बॉन्ड N। अरे मेरे भाई कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, हाइब्रिडेशन सीधा बता दूंगा sp, और इसको बोलते हैं अपन लीनियर,
ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए, और इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको साथों साथ कराते जा रहा हूँ, जितने भी पीवाईक्यू नीट में आ रखे हैं या फिर जेईई मेंस में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। ऊपर से मैं एनसीईआरटी में जो सॉलिड एग्जांपल्स हैं वो भी आपको कराए जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इनमें हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में एक सिग्मा होता है। हर कोई भी बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों में सिर्फ एक सिग्मा होता है। मतलब तीनों में क्या, एक सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तीनों में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में तो एक ही बॉन्ड होता है, तो वही वाला क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, मान लो ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, मान लो ये वाला क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखो, तो जो बचे हुए बॉन्ड होते हैं ना वो होते हैं पाई बॉन्ड। जो बचे हुए बॉन्ड होते हैं ना वो होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में तो कोई बॉन्ड बचा ही नहीं, एक ही सिंगल बॉन्ड था और वो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं ना, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हो गए, 0 0 पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, जैसे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो क्या हो गया था, सिग्मा बॉन्ड, तो बचा कितना, एक, तो एक क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो एक तो सिग्मा बॉन्ड था इसमें, तो बचे कितने, 2, तो 2 कहीं ना कहीं क्या है, पाई बॉन्ड है, जो ये रेड कलर से दिख रहे हैं नीचे, तो 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो जैसे एक बॉन्ड होता है ना, तो इसके एक इस किनारे में और एक इस किनारे में इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। मतलब एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो जैसे ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 है, तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने लिख दिया 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, अगर मैं इसी में सिंगल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन निकालूं, सर इसके पास पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसके पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, तो ये कितने हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात देखूं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, सर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक इस किनारे बैठा रहता है, एक इस किनारे बैठा रहता है। ठीक है, और एक तो इसके पास पाई बॉन्ड भी तो है, तो एक पाई बॉन्ड है, तो उस पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, तो पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, फिर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूँ। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा के दिखाता हूं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें देखो 2 पेंटीन, हालांकि मैंने आपको अभी आईयूपीएससी नहीं पढ़ाया है, पर थोड़ा बहुत आपको तो पता ही होगा। ठीक है, देखो 2 पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और 2 मतलब दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो पहले मैंने 5 कार्बन बनाए, सबके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगाना है। स्टार्टिंग में 5 कार्बन बना दिया, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है, ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। ठीक है, और बस खत्म हो गई पेंटीन। ठीक है, अब बाकी वैलेंसी पूरी करनी है अपने को। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, टेट्रा वैलेंसी होती है। देखो जो 1 वाला कार्बन है उसके पास 1 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उसके पास 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। जो दिखते नहीं है उसमें हाइड्रोजन लगाना होता है। ठीक है, अब देखो जो 2 वाला कार्बन है उसके राइट साइड 2 है, 2 बॉन्ड, और लेफ्ट साइड सिर्फ 1 बॉन्ड है, मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, तो अभी इसकी एक और करनी पड़ेगी 4 करने के लिए। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा इसमें, 3 नंबर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 4 नंबर कार्बन पे अब 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है अपने को। 5 वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 बॉन्ड था उसका,
तो 3 और बॉन्ड बनाने पड़े। ठीक है, तो जो 2 पेंटीन था उसको मैंने खोल के लिख दिया। अब मुझे इसमें क्या निकालने हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने हैं। ठीक है, अपने को पता है चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों में एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखो इसमें एक सेकंड, देखो सिंगल बॉन्ड 1, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 सिंगल बॉन्ड, 6 सिंगल बॉन्ड, 7 सिंगल बॉन्ड, 8 सिंगल बॉन्ड, 9 सिंगल बॉन्ड, 10 सिंगल बॉन्ड, 11 सिंगल बॉन्ड, 12 सिंगल बॉन्ड, 13 सिंगल बॉन्ड। मतलब 13 तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, 13 तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कितना है, एक डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड, एक क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक इसमें सिग्मा क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो इसमें कितने, 13 सिंगल बॉन्ड है तो 13 तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्योंकि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 13 सिंगल बॉन्ड है तो 13 सिग्मा बॉन्ड भी तो होंगे। ठीक है, और वैसे अगर हम डबल बॉन्ड की बात करूँ, एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड ही तो होता है, तो एक क्या उसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 13 और 1 14, मतलब 14 तो क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड की बात करूँ, देखो सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होते नहीं है कोई, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एक तो सिग्नल हो गया ना, सॉरी एक तो सिग्मा हो गया ना, ऊपर वाला जो नीचे वाला होता है वो पाई हो गया, मतलब एक कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। तो 14 सिंगल बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन चाराइन। पेंट मतलब वापस से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे इन लगाना है, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर दी। 2 नंबर वाले कार्बन को मैंने इन कर दिया और 4 नंबर वाले कार्बन को मैंने आइन कर दिया। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से। इसकी 1 दिख रही है तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, इसकी 3 दिख रही है तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इसकी 3 दिख रही है 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इसकी 4 कंप्लीट है पहले से, इसकी 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड देखो कितने हैं, सिंगल बॉन्ड देखते हैं कितने हैं, फिर देखेंगे डबल बॉन्ड कितने हैं, फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड देखो एक दिख ही रहा है, ये वाला देखो है, ये वाला, ये वाला एक डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड देखो ये वाला एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो 8 सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 8 क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। एक डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें भी एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल, 8 9 और 1 10, 10 को क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूँ। देखो सिंगल बॉन्ड में तो कोई पाई बॉन्ड होता नहीं है, डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड टोटल कितने हुए, 3 पाई बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। फिर AFMT 2015 की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने हैं। ठीक है, तो ये अपने को स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या निकालना है, पाई बॉन्ड। पहले इसको मैं खोल के लिख ले रहा हूँ, ठीक है, देखो CH3 को मैं खोल के लिख रहा हूँ, ऊपर जो ये CH3 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने बताया था CH3। फिर देखो एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर जो ये कोपचे होता है ना, जैसे ये कोपचा है, इसको कार्बन बोलते हैं, यहाँ पर कार्बन होता है। ठीक है, उसके इधर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर वहाँ पे अगर कोपचा है तो उसको भी कार्बन बोला। ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस वही कॉर्नर आ गया तो वो कार्बन लगा होगा। फिर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ऊपर H, फिर इधर, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर इधर CH H H, और इस कार्बन पे CH H H। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, तो इस कार्बन के पास एक और CH3 है तो CH
H H, सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब उसी जो स्ट्रक्चर था, हालांकि वो भी खोल के लिखा हुआ था, पर उसमें जो CH3 है वो खोले हुए नहीं थे, तो उनको मैंने खोल के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या निकालना है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास क्या पाई बॉन्ड होता है, क्या नहीं होता। सिंगल बॉन्ड के पास पाई बॉन्ड होता है, क्या नहीं होता। चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों के पास एक एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड है ना, उसका एक ही जो एक था उसका बॉन्ड, वो तो सिग्मा बॉन्ड हो गया ना, तो पाई बॉन्ड तो उसके पास है ही नहीं, है ना। तो सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता नहीं है, और इस क्वेश्चन में अपने को पाई बॉन्ड निकालना है, तो सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपने को पाई बॉन्ड वाले, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं वो कौन है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड के पास एक पाई बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड के पास दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं डबल बॉन्ड ढूंढता हूँ। एक डबल बॉन्ड मिल गया, दो डबल बॉन्ड मिल गए, तीन डबल बॉन्ड मिल गए, चार डबल बॉन्ड मिल गए, चार क्या मिल गए, डबल बॉन्ड मिल गए। और ट्रिपल बॉन्ड कितना मिला मुझे, एक भी नहीं मिला ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो चार डबल बॉन्ड है, तो चार क्या होंगे इसमें, चार क्या होंगे इसमें, पाई बॉन्ड होंगे ना, पाई बॉन्ड होंगे ना, चार क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। समझ में आया, चार क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो मैंने आंसर इसका ये मार दिया, और ये मैं मार के मैं आंसर घर निकल गया, और घर में मैं खुश हो रखा हूं कि मैंने आंसर सही मारा है, पर वो मेरा आंसर -1 मुझे दे के चला गया, क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि सर ये सिग्मा, सॉरी ये पाई बॉन्ड नहीं पूछा हुआ, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं। अगर मेरे पास चार पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में सॉरी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार पाई बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आ जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना आ जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुझे आ जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो नीट में आ रखे हैं वो भी आपको करा दिए, और आपको क्लियर कट दिमाग में घुस गई होगी यह बात कि अगर कोई मुझे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन दे दे, उसमें मुझे हाइब्रिडेशन पूछना हो, या फिर उसमें मुझे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ये पूछे, तो वो क्वेश्चंस मैं बिना देखे बिना पेन लगाए हुए करके आ सकता हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड जो 4 डिग्री कार्बन एटम्स हैं उनके बारे में, कि हम कैसा पता लगाएंगे कि कौन सा डिग्री है कार्बन एटम का। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम को हम बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलेंगे टर्चरी कार्बन, एंड 4 डिग्री को बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा तरीका है कि कोई कार्बन है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री बता देगा। मान लो एक कार्बन है, वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी। कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री वाला कार्बन हो जाएगा। कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री उसकी हो जाएगी कार्बन की। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे मान लो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन की मैं नंबरिंग रख रहा हूं 1 2 3। ठीक है, अब देखो, तो जो 1 वाला कार्बन है ना, वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से, 2 नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, तो जो 1 वाला कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन बोल दूंगा। ठीक है, वैसे अगर मैं 3 वाले कार्बन की बात करूं, तो वो भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस वाले कार्बन से, 2 वाले कार्बन से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, पर अगर मैं बीच वाले कार्बन की बात करूं, तो ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, वो मतलब रिस्पेक्टिवली कितने कार्बनों से जुड़े हुए हैं उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब होता है, एक तो होता है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, और एक होता है हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखो, जैसे मेरे को पता लग गया कि 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं बोलूंगा वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन मुझे निकालना आ गया, उसमें जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं उनको बोल दूंगा सर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो, जैसी एक एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कार्बन की मैंने नंबरिंग रख दी है।
ठीक है। तो 1 वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से? 2 नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, तो 1 वाला कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। 2 वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, एक तो 1 से, एक 3 से और एक 4 से। तो जो 2 वाला कार्बन है वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। अब मैं थर्ड वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन से। तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन हो गया। फोर्थ कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको बोल दूंगा 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। अगर मैं फिफ्थ कार्बन की बात करूं, तो वो तो 4 जगह से जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो उसको मैं बोल दूंगा 4 डिग्री कार्बन। अगर मैं सेवंथ कार्बन की बात करूं, तो वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिफ्थ नंबर वाले कार्बन से। तो सेवंथ वाला कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं एट्थ कार्बन की बात करूं, तो वो सिर्फ फिफ्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं बोल दूंगा 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं सिक्स्थ कार्बन की बात करूं, वो भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से? फिफ्थ नंबर वाले कार्बन से। तो मैं उसको बोल दूंगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। तो कोई कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उस पे अपन पता लगा देंगे कि इसकी डिग्री कौन सी है, डिग्री कौन सी है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। तो अब जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या आया? ओ जेईई मेंस वालों, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स इज, मतलब इस कंपाउंड में ऐसे कितने कार्बन हैं जो 2 डिग्री वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार इनको मैं खोल के लिख लेता हूं। CH3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, उसमें नीचे तो H लिखा हुआ है और उसके साथ एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, H को मैं सिंगल ही लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और एक H है ही नीचे। फिर C के साथ CH3 लगा हुआ है, देखो लगा दिया मैंने। एक H नीचे लिखा हुआ है और एक उधर से CH3 जुड़ा हुआ ही है। मतलब मैंने जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था उसको मैंने खोल के लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कितने डिग्री कौन कौन से कार्बन है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला क्या हो गया? अब ये वाला ऐसा नहीं देखना कि ये तो 4 जगह से लगा हुआ है, कितनी जगहों से, कितने कार्बनों से लगा हुआ है। कार्बन वाले तो 3 ही साइड है ना, इधर इधर इधर। नीचे तो हाइड्रोजन है, तो वो क्वांट नहीं करना अपने को। मैंने आपको बताया था कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री बताएगा। तो ये सिर्फ 3 डिग्री लिखना है इसको। ठीक है, तो ऊपर वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 कार्बन से 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला सिर्फ एक कार्बन है ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? C आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कार्बन नहीं पूछ रहा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन एटम्स। किसमें? टॉयलीन में। टॉयलीन क्या हुआ सर? ये बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन। बेंजीन की खोपड़ी में CH3 जब लग जाता है उसको बोलते हैं टॉयलीन। ठीक है, ये तो हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम्स पढ़ेंगे तो आगे आएगा, ये फिलहाल ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो इसको मैं खोल के लिख लेता हूं एक बार। ये ऐसा है, ऊपर CH H H। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला कार्बन है ना, इसके 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, देखो एक इधर है एक इधर, 2 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड एक इधर है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। वैसे इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी करनी पड़ती है ना अपने को। ये तो इसको मैंने खोल के ऐसे लिख दिया। तो ये वाला जो कार्बन है क्या इसके पास भी हाइड्रोजन होगा? नहीं, देखो इसके चारों बॉन्ड क्लियर है, 1 2 3 और ऊपर 4। ठीक है, तो ये अपने टॉयलीन को खोल के लिख दिया। अब इसमें देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, क्योंकि कार्बन जब मैं निकाल दूंगा उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या है? एक उधर ऊपर से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और एक इधर से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। वैसे ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। पर ये वाला कार्बन क्या होगा? 3 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? सिर्फ एक है। 1 डिग्री कार्बन सिर्फ कितने हैं? एक है। और उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? उसके पास 3 हाइड्रोजन है। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास? 3 हो गए सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 2 डिग्री कार्बन की। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, 5 हैं 2 डिग्री कार्बन, 5 है। और कितने हाइड्रोजन उनके पास लगे हुए? देखो एक हाइड्रोजन इसके पास लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके पास लगा हुआ है 2, एक हाइड्रोजन इसके पास लगा हुआ है 3, एक हाइड्रोजन इसके पास लगा हुआ है 4, एक हाइड्रोजन इसके पास लगा हुआ है 5।
तो 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मतलब 5 डिग्री मतलब सॉरी 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 हो गए। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 5 हो गए मेरे पास। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री कार्बन कितना है सर? 3 डिग्री कार्बन तो सिर्फ एक है, ये वाला। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन कितना है? एक है। और इसके पास हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे सर? 0 होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, 2 डिग्री हाइड्रोजन 5 और 3 डिग्री हाइड्रोजन 0। तो 350 आंसर आना चाहिए। मेरा आंसर आ गया ये। समझ में आ गया? तो मेरे को 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन निकालना आ गया। निकालना आ गया? यस सर आ गया। अरे बोलना भाई, निकालना आ गया ना? आ गया मेरे भाई। ठीक है, और डिग्री अगर मेरे को कार्बन की निकालनी आ गई तो उस डिग्री के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। जैसे 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और मैं डिग्री कैसे निकालता हूं कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोई एक कार्बन है, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे मैं बात करूं CH4, इसमें जो ये कार्बन है ना, ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, ऐसे में भी उसको हमेशा क्या बोलना है? प्राइमरी कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन। तो ये वाला कार्बन हमेशा क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं CH3Cl की। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कार्बन है जो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, पर तो ऐसे कार्बन को भी हमेशा क्या बोलना है? 1 डिग्री कार्बन ही बोलना है। 1 डिग्री कार्बन ही बोलना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये केस भी बता दिया कि कोई कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको केस भी मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा, इसमें इतना ध्यान रखना है, अगर मुझे C सिंगल बॉन्ड C दिख रहा है, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे? कोई एक कंपाउंड है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, मैंने बोल दिया सर वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C दिख जाए या C ट्रिपल बॉन्ड C दिख जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन के बीच, तो उनको मैंने बोल दिया, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल दिया अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में दिखा देता हूं। देखो, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने बोल दिया कहीं ना कहीं ये क्या है? सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करूं, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया मतलब अनसैचुरेशन आ गया, तो ये क्या, कौन सा कंपाउंड हो गया? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तीसरे की बात करें, सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो गया। तो देखो इसके बाद C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। फिर 5 वाले में भी, इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे भी और इधर भी, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। पर यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी और एक खेल कर दिया, जल्दीबाजी में मैंने ऐसा कर तो देता हूं, पर अपने को दिमाग में ध्यान एक बात रखनी है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बिहाव पे मैंने अनसैचुरेटेड बोलना नहीं सीखा। मैंने डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होने चाहिए जब अनसैचुरेटेड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब जाके अनसैचुरेशन होगा। इस वाले एग्जांपल में मैंने ट्रिपल बॉन्ड तो देख लिया, पर ध्यान देख कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा? सैचुरेटेड है मेरे भाई, सैचुरेटेड।
ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी देखो डबल बॉन्ड तो मैंने देख लिया, पर मैं भूल गया देखना कि वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन और कार्बन के बीच में होता डबल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन के बीच में होता ट्रिपल बॉन्ड, तब अनसैचुरेटेड होता। यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा, ये होगा सैचुरेटेड। ठीक है। और इसमें देखो ये जो इसमें ये अनसैचुरेटेड मैंने सही लिखा हुआ है, पर ये इसके कारण नहीं लिखा हुआ है, ये इसके कारण लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। तो मैंने आपको अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड निकालना सिखा दिया। कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा और कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, ये मैं निकालना सीख चुका हूं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो मैं देख के ही बता दूंगा सर वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं देखना, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना, वो कार्बन और कार्बन के बीच में होना बहुत जरूरी बात है। ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उसको हम कितने कितने फॉर्मेट में, हम अलग अलग स्टाइल में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं। एक तो कंप्लीट हो गया, एक होता है अपना कंडेंस, और एक होता है अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। ठीक है। सिंपल होता है, कुछ नहीं होता ये। देखो जैसे अपने पास इथेन है ना, जैसे अपने पास इथेन है, ये इथेन दे दिया अपने को। ठीक है। तो इथेन क्या होता है, CH3CH3। ठीक है। तो इथेन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो ये मैंने 2 कार्बन बनाए। ठीक है। और एन मतलब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड, ये बना दिया मैंने सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं ना, तो ये देखो मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी थी, तो 1 बॉन्ड तो पहले से था, तो 3 मैंने हाइड्रोजन लगाने पड़े। ये इस कार्बन की भी बात करूं तो 1 बॉन्ड तो इसके पास पहले से है, तो 3 इसके पास हाइड्रोजन बनाना है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी शो करनी है। ठीक है। तो ये मैंने जो बनाया ना इथेन का, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसको मैं बोलूंगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या ये कंप्लीट, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमको पूरा खोल के लिख देना है, पूरा खोल के लिख देना है। ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इसका बात करता हूँ कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस मतलब कंडेंस कर दिया, बिल्कुल कंप्रेस कर दिया। तो देखो इसमें इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, तो CH3, और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, CH3। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं CH3CH3, तो ये कहीं ना कहीं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा इथेन का। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी, सिंपल सिंपल है, सिंपल समझ में आ रहा होगा जैसे मुझे लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। देखो जैसे एक लाइन में बनाता हूँ ना, ठीक है, लाइन, तो ये तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है अपनी, ये क्या अपना सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अब जो ये किनारे होते हैं ना, एंड्स होते हैं, या इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, जो मुझे लिखने नहीं होते। ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन। ठीक है। तो मतलब जो मैं ऐसी सीधी लाइन खींचू ना, तो मतलब इसके यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो मतलब ये जो मुझे दिख नहीं रहा वो ऐसा है। ठीक है। मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे, क्योंकि 1 बॉन्ड था, और 3 हाइड्रोजन होंगे इसमें, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। इसमें भी 1 बॉन्ड दिख रहा था, तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे। मतलब जो मेरे पास ऐसा था वो खुल, अगर वो ध्यान से देखा जाए, वो खोल के लिखा जाए, तो वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है। मतलब जो ये एंड्स होते हैं ना, ये किसी भी लाइन के, जैसे एक लाइन है ना, तो उसमें जो कॉर्नर होते हैं, ये जो, ठीक है, पॉइंटेड, उनको क्या बोलते हैं अपन, वहां पे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो एक इसमें ये हो गया, अब एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो ये तीनों कार्बन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये देखो, एक सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, 1 बॉन्ड था तो 3 अपने को हाइड्रोजन लगाने पड़े, इसमें 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे और इसमें 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो मुझे ऐसा दिख रहा था वो कुल मिला के है ऐसा। ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये वाला जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन को हम ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे, यूं यूं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन थोड़ी लिखा रहता है उसमें, यहाँ पे कार्बन, पर यहाँ पे होता कार्बन ही है, तो मतलब वो बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाया रहता है,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। जो हमको पता है ना, वो बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर पता होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जो ये पॉइंटेड एंड्स हैं, इसमें कार्बन को छुपा के रखा जाता है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। अब देखो, तो जैसे ये इथेन है, इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान से देखो, मतलब 2 कार्बन चाहिए और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो ऐसा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन होगा, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इथेन का समझ में आ गया। अब मैं इथीन की बात करता हूँ। इथ मतलब 2 कार्बन, ये लिख दिया मैंने 2 कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि इन है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाओ। देखो कार्बन की 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, एक और एक, 2, तो 2 इसमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 इसमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला खोल के लिख दिया, इसको मैं बोलता हूँ कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। खोल के लिखते हैं जब, और इसको जब हम कंडेंस करके लिखेंगे ना, इसको जब हम क्या लिखेंगे, कंडेंस करके लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो देखो 2 कार्बन है और 2 कहीं ना कहीं क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब इधर CH2 है लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी CH2 है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो CH2, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया। किसका, इथीन का। ठीक है, फिर इसका अगर बॉन्ड लाइन बनाना है, देखो 2 कार्बन बनाने, 2 कार्बन मतलब यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा। पर अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के बीच में अब क्या है, कहीं ना कहीं अब क्या है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करता हूँ इथीन की, इथाइन के बारे में। ठीक है, इथ मतलब 2 कार्बन, ये मैंने बना दिया 2 कार्बन, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ये लगाया हाइड्रोजन, ये लगाया हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यस सर। कार्बन लेफ्ट साइड 1 बॉन्ड बना रहा है और राइट साइड 3, तो 3 और 1 4। ठीक है, तो ये इसका जो खोल के हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसका कंडेंस लिखना पड़ेगा, तो CH इधर है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH, ये हो गया कंडेंस। सिंपल वाली भाषा है, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और आपको लगेगा भी नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कोई दिक्कत रहने वाली है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये बनाया तो, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, पर दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फिर अगर बात करते हैं मिथेनॉल, मिथ मतलब 1 कार्बन, और नॉल मतलब, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, फंक्शनल ग्रुप। तो ऑल मतलब होता है एल्कोहल, और इसमें फॉर्मूला आता है OH, OH लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आपको जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मिथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन। ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे ना इसके पास, तो मैंने लिख दिया CH3OH। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। अब इसका पहले हम कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। ये तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है CH3OH। इसका अपन क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंप्लीट में अपन क्या लिखते हैं, पूरा खोल के लिखते हैं ना, तो देखो खोल के लिख दिया, एक सेकेंड। कार्बन लिखा, उसके कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं उसमें, 3, 1 सर, 2, 3, और एक क्या दे रखा है, OH, OH। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मुझे कहीं ना कहीं क्या लिखना है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस देखो, कार्बन कितना, 1 है, ये हाइड्रोजन कितने, 3 है, और OH। तो ये इसका कहीं ना कहीं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ये वाला जो था, यही कहीं ना कहीं क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, कंडेंस मतलब कंडेंस करके लिख दिया। अब इसका बॉन्ड लाइन मुझे बनाना है, इसका मुझे बॉन्ड लाइन बनाना है। ठीक है, तो कार्बन मतलब इसका बॉन्ड लाइन तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ये, इसका बॉन्ड लाइन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कम से कम बॉन्ड लाइन बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए होंगे, है ना। तो इसका बॉन्ड लाइन सिंपल यही बनेगा, जो इसका मतलब कंप्लीट वाला फॉर्मूला है ना, वो ही इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, 3 मिथाइल ऑक्टेन।
3 मिथाइल ऑक्टेन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जो तीसरा वाला कार्बन है ना उसमें मिथाइल लगा देना है, मतलब CH3 लगा देना है। ठीक है, ये हम जब IUPAC पढ़ेंगे, मतलब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो उस टाइम अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल अगर आपने थोड़ा भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इतनी बातें आपको पता होंगी। तो इसका मैं सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूँ। ठीक है, 8 कार्बन बनाने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। तीसरे नंबर कार्बन पे मैंने मिथाइल लगा दिया CH3। ठीक है, एन है मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, और वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन को कितने, इस कार्बन में एक बॉन्ड है तो 3 इस पे क्या लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी करनी है, 4 पूरी करनी होती है। लास्ट वाला कार्बन उसके पास 1 बॉन्ड था तो 3 उसके पास हाइड्रोजन मुझे लगाने पड़ गए। ठीक है, अब इसको भी मैं खोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। अभी कंप्लीट में हमको पूरा को खोल के लिखना पड़ता है। ये कार्बन है और इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, 1 2 3। तो ये 3 मिथाइल ऑक्टेन का कौन सा फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मुझे कहीं ना कहीं क्या लिखना है, अब इसका मुझे कहीं ना कहीं 3 मिथाइल, इसका मुझे कहीं ना कहीं क्या लिखना है, कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, कंडेंस फॉर्मूला। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, एक सेकंड। ठीक है, देखो सबसे इधर कितना है, CH3 है, इधर भी क्या है, CH3 है। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है। टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है। तो देखो CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, और उसमें क्या लगा हुआ है, CH में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। CH में क्या लगा हुआ, CH3, फिर वापस CH, फिर CH, सॉरी CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH2। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाले कार्बन पे क्या है, CH3। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। मतलब जो ये मैंने कंप्लीट बनाया था उसी को मैंने कंडेंस करके लिख दिया। कंप्लीट में तो मैं पूरा खोल के लिखता हूँ। ठीक है, कंडेंस्ड, ये बन गया मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरे को बनाना है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन मतलब 8 कार्बन बनाने हैं मुझे। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूँ, देखते रहना कितने 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा खींच दी तो उसको मैं मिटा देता हूँ। अरे ये तो पूरा ही मिट गया, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 कार्बन। और तीसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या लगा देना है, CH3। तो मतलब सीधी लाइन खींच दी मैंने। सीधी लाइन खींचने का मतलब CH3 क्यों हुआ, देखो ये भी कार्बन होगा ना, और इस कार्बन पे देखो एक बॉन्ड तो बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे ना, तो मतलब ये CH3 ही तो है। तीसरे वाले पे CH3 लगा हुआ था देखो, तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया, सिंपल है। अब देखो जैसे ये है 2 ब्रोमो बुटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 नंबर पे ब्रोमो, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगाना है, 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। एक कार्बन के पास एक बॉन्ड था ये वाला, तो 3 मुझे हाइड्रोजन लगाने पड़े। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ रहे हैं। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ रहा है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड था तो 3 मुझे हाइड्रोजन लगाने पड़े। तो ये जो मैंने खोल के फॉर्मूला लिखा है, बच्चा बच्चा जानता है कि खोल के जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी का मुझे कंडेंस लिखना होगा, तो क्या करना है, तो देखो CH3, ये देखो ये वाला CH3, फिर CH, और इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, फिर CH2, फिर वापस CH3, ये मेरा हो गया कंडेंस। ठीक है, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन होने चाहिए ना। तो एक, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा देना है, ब्रोमीन। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपेन, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, तो एन मतलब तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, पर ये साइक्लिक मतलब रिंग बनानी है इसकी जिसमें 3 कार्बन हो, तो 3 कार्बन की रिंग तो ऐसी बनेगी ना, ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जो ये कॉर्नर है, कोपचे है ना, जो ये एंड्स हैं, इनको अपन बोलते हैं कार्बन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं साइक्लोपेंटेन बनाऊं, पेंट मतलब 5 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है और उसको साइकिल में भी रखना है, तो 5 कार्बन की साइक्लिक तो ऐसी तो बनती है। तो ये इसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अपन बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन, नहीं है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन की रिंग बनानी है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो देखो ये हो गया, ठीक है। और उसमें क्लोरीन भी लगा देना है कहीं पे, तो कहीं पे मैंने क्लोरीन भी लगा दिया, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी का भी आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना जानते हो, आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना जानते हो, एंड आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना भी जानते हो, ठीक है। तो इसी साल 2024 में जेई मेंस का एग्जाम जो बच्चे दे के आए, उनको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट में 2024 का जो क्वेश्चन आया, जेई मेंस वालों ध्यान से देखो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताना है इसका क्या बताना है अपने को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखो कार्बन को छुपा के रखते हैं ना अपन, तो ये कार्बन देखो, कार्बन एक ही कार्बन है, ये तो CN है ना, कार्बन एक ही कार्बन है और इसको छुपा के रखना है। तो देखो इस वाले ऑप्शन में तो दिखा दिया, नहीं हो सकता, इस वाले ऑप्शन में दिखा दिया, नहीं हो सकता, इस वाले ऑप्शन में दिखा दिया, नहीं हो सकता, देखो इसमें छुपाया हुआ है कार्बन को। तो आंसर क्या है इसका, ये है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन को छुपा के रखते हैं ना अपन। समझ में आया ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको ये क्वेश्चन जो आया, इसमें कोई सॉल्व करना था नहीं, बिना पेन लगाए हुए आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी नीट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, पर हमारे मन में ऐसी अफवाह हमने फैला रखी है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन भैया बहुत टफ आते हैं। पर जब मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, आपको मैं सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको लगेगा कि भैया नीट तो छोड़ो, मैं जेईई मेंस की केमिस्ट्री भी हल कर सकता हूं, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व एग्जांपल में। तो प्रॉब्लम 8.4 है, एक सेकंड, ठीक है। प्रॉब्लम 8.4 है, ये बोल रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इन्होंने कंडेंस फॉर्मूला लिख रखा है, ये हमको पता है, देखो कंडेंस करके लिखा हुआ है तो कंडेंस फॉर्मूला ही होगा। तो इसको बोल रहे हैं ये कि इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखो, मतलब खोल के लिखो इसको, ठीक है। तो देखो ए वाला पहले करते हैं हम। तो ये कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये मैंने बना दिया। फिर दूसरा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये मैंने बना दिया। फिर तीसरा कार्बन आया, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कार्बन आया, उसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये लगा दिया मैंने 2 हाइड्रोजन। फिर लास्ट वाला कार्बन आया, उसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये बना दिया मैंने हाइड्रोजन। तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यही तो मुझे पूछा गया था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये वाला है, नीचे वाला, ठीक है। इसका भी क्या बनाना है अपने को, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, मतलब खोल के लिखना है। कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मेरे को पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिए। फिर दूसरा कार्बन आया, उसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, ये लगा दिया 1 हाइड्रोजन, और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, ये भी लगा दिया। फिर उसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, और उसी के पास एक कहीं ना कहीं क्या है, उसी के पास एक कहीं ना कहीं क्या है, CH2, सॉरी, उसके पास कितने CH2 है, 3 CH2 है उसके पास, 3 उसके पास क्या है, CH2 है। एक सेकेंड, इस कार्बन के पास 3 CH2 है, देखो ये जो कार्बन है इसके पास 3 क्या है, CH2 है। तो देखो एक CH2 मैंने यहाँ पे बनाया C, एक ये बन गया CH2, फिर दूसरा ये CH2, फिर तीसरा ये CH2, फिर लास्ट वाला कार्बन क्या है, CH3, C, ये H H H। समझ में आ गया? तो ये कहीं ना कहीं उसका क्या क्या बन गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब प्रॉब्लम नंबर 8.5 एनसीईआरटी की है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स राइट द कंडेंस फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब हमको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला लिखना है एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। पहले देखो ये है, तो ए, ठीक है। अब देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन,
ये जो CH3 है वो इस कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर 5 कार्बन, ये जो CH3 है वो इस कार्बन पे लगा हुआ है, और फिर ये 6 कार्बन, मतलब टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, खोल के लिखना है, खोल के लिखना है, खोल के लिखना है, नहीं नहीं नहीं, कंडेंस करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो एक सेकंड, देखो ये CH2 एक बार है, दोबारा CH2 आया, तीसरा CH2 आया, मतलब CH2 कितने बार आ गए, 3 बार आ गए। कंडेंस करके लिखना होता है ना इसमें, तो देखो CH2 कितने बार आ गए, 3 बार आ गए, ठीक है। इधर क्या है, OH है, OH लिख दिया मैंने वैसे ही। फिर क्या है, CH है, ठीक है। फिर क्या है, CH है, CH के पास क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। फिर वापस क्या है, CH है, और इस CH के पास कितने CH3 लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं। तो ये CH और CH के पास CH3 कितने, 2 है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। ये तो मैं अभी लिख रहा हूं ना, पर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आप तो आपका तो MCQ आएगा, उसके पास आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहां पे अपन और अच्छे से अपन इनको छांट सकते हो, ठीक है। और इसी को अगर मैं कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखूं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को देखो 6 बनाने पड़ेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये तो इसके पास लगा हुआ है ना इस 4 वाले पे। फिर 5 कार्बन, और ये जो CH3 ये 5 वाले पे लगा हुआ है, फिर 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की मैंने ये बॉन्ड लाइन में 6 कार्बन बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो एक वाले पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH लगा दिया मैंने, ठीक है। 2 पे कुछ नहीं लगा हुआ, 3 पे कुछ नहीं लगा हुआ, 4 पे लगा हुआ CH3, तो ये CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर 5 पे भी CH3 लगा हुआ है, 5 पे भी CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा इसका। फिर आगे चलते हैं, ये भी है, तो इसका पहले अपने को कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो कार्बन इसमें सिर्फ कितना है, एक है बीच वाला, तो CH, ठीक है। और एक उसमें क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और 2 क्या लगे हुए हैं, CN लगे हुए हैं, ठीक है। तो CN कितने लगे हुए हैं, 2। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अपन कार्बन को छुपाते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन को छुपाते हैं अपन, तो कार्बन को मतलब U बनाया मैंने, एक उस पे क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, यस सर। एक CN लगा हुआ है, एक CN लगा हुआ है, बस। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, अपना इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रखा है, तुम इसमें इसको खोल के लिखो ताकि कार्बन भी दिख जाए और हाइड्रोजन भी दिख जाए, ठीक है सर। तो ए, ठीक है। तो जो ऐसा था, जो ए वाला ऐसा दे रखा है ना, यू यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, अब देखो ये वाला कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, मतलब 2 इसमें हाइड्रोजन होंगे, तो 2 इसमें हाइड्रोजन बना देने ऐसे, यू और यू। ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 उसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, यू। ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, यू। ये जो कार्बन दिख रहा है इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। ये जो कार्बन दिख रहा है इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 इसके पास हाइड्रोजन होंगे। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सिर्फ इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। ये जो कार्बन है इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। ये जो कार्बन है इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं खोल के लिखूंगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि जो अपने को खोल के लिखना है वो बोल रहे हैं कि कार्बन भी सो हो जाए ताकि, और ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन भी सो हो जाए। तो पहले मैंने यू बनाया, और इनमें फिर ये हाइड्रोजन भी लगा दिया मैंने। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ, ये ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी ऐसे ही निपट जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। वो बोल रहे थे कि इसको जो हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखा है उसको खोल के लिखो ताकि कार्बन भी दिख जाए और हाइड्रोजन भी दिख जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन उनका ये है, ठीक है। तो ये भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन उनका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। एक सेकेंड,
यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन होगा, जो किनारे होते हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के तो सारी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे भी कार्बन होगा, उसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 उसके पास हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे भी कार्बन होगा, उसका 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो उसके पास एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी कार्बन होगा, उसके पास एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3 उसके पास हाइड्रोजन होंगे। तो एनसीईआरटी में देख लेना, इसका आंसर दे रखा है और ये आपको खुद से करना है, सॉल्व हो जाएगा, कोई सिंपल सी बात है। वैसे ये वाला भी है, ये भी बहुत सिंपल है, कार्बन 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 और वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन उनके साथ रख देने हैं। तो ये भी आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो मैंने आपको 3 पढ़ा दिए कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर दूसरा पढ़ाया आपको मैंने कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कहीं ना कहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो मैं उम्मीद करता हूं और मेरे को पता है कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे, तो 1.5 घंटा यहीं पे हो रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं 2-3 दिन आपको थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक पेस बन जाए। ठीक है, फिर बाकी जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हल्के हल्के हम स्पीड भी थोड़ी तेज़ करेंगे। बाकी एनसीईआरटी हम पूरी अच्छी से कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी एनसीईआरटी भी खरीद के रखें, तो आपको मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं वो आप एनसीईआरटी में भी एक बार उसको रीडिंग लगा लें, तो आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी मैंने सारी कवर कर दी है। उसके सारे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और आपने जितना मतलब सोचा था, क्या आपका एक्सपेक्टेशन पे खड़ा मैं उतरा हूँ, या मुझे कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो कि मैं फ्यूचर वीडियोस में आप क्या सजेस्ट मुझे करोगे कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देना। बाकी वीडियोस को लाइक आप कर सकते हो, अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी पेस के साथ, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो ये मान के चलो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल्स भी करते जा रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू भी करते जा रहे हैं, और इतने क्वेश्चंस करेंगे कि जो भी नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा वो हमने क्लास में ही अपनी पेन से किया हुआ होगा। बाकी मैं आपको डीपीपी भी दूंगा, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने भी क्वेश्चंस करा दिए क्लास में और मैंने अपने हाथ से भी प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस कर दिए। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी पीवाईक्यू का, चाहिए वो नीट की बात करूं या जेईई मेंस की बात करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सत श्री अकाल।